लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 चैप्टर दूसरा करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है और ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है आपका, तो 4 यूनिट के अंदर हम करेंगे इसको। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहला जो टॉपिक है, इसके क्रम के हिसाब से चलते हैं। आपकी जो भूमि है, उसके बाद मृदा है, उसके बाद जल है, उसके बाद वनस्पति है, उसके बाद वन्य जीव है। तो भूमि से स्टार्ट करते हैं। हम पहले सिंपल इसके अंदर 2 लाइन लिखते हैं कि भूमि, पहली बात यह प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आपसे पूछे भूमि क्या है, तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरी बात, पृथ्वी के ऊपर जो भूमि है, अब भूमि का मतलब क्या हो गया, यहां पर भूपृष्ठ हो गया। यानी कि भूपृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये जो धरती है, धरती का ऊपर का जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं। और वो जो ऊपर का जो भाग है, भूपृष्ठ, इसका मतलब वो सतल भाग है। पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं, एक सतल भाग और दूसरा जलीय भाग भी। ये जो पृथ्वी है, आप इसके ऊपर या तो जल देखेंगे या फिर भूमि को देखेंगे, तो जल तो हमारे पास में 71% है और सतल भाग जो है हमारे पास में कितना है, 29% है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भी पृथ्वी पर भूपृष्ठ 29% है। ठीक है, पहली बात यह प्राकृतिक संसाधन है। दूसरी बात, पृथ्वी के ऊपर भूपृष्ठ जो है वो कितना है, 29% है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम आगे देखते हैं भी ये जो भूमि है, इस भूमि के ऊपर क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। वो जो जनसंख्या निवास करती है, उसका जो वितरण है वो अलग अलग है। तो किस प्रकार से, देखो, जनसंख्या, शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं भी, जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे जो आपका ये जो स्टेप है भूमि का, इसके अंदर आगे का जो स्टेप है वो ये पूछता है यहां पर मैं आगे इस प्रकार से भी लिख दूं भी, भूमि पर जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है, या फिर जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका छोटा सा प्रश्न भी है। इसके अलावा और बात करें, अगर कोई और एग्जाम है उसके अंदर भी ये थोड़ा सा मायने रखता है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं। चलो भी, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। तो यहां से हम शुरू करते हैं भी, इसके अंदर जो है 2 प्रकार के प्रमुख एलिमेंट होते हैं जो वितरण को प्रभावित करते हैं। वो कौन सा, देखो, भूमि व जलवायु। भूमि व जलवायु
जनसंख्या के असमान वितरण में महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है भी ये जो दो है किसके अंदर, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है, या भूमि पर जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान रूप से पाया जाता है। इसके पीछे दो जो कारण है, भूमि है, दूसरा जलवायु, ये दोनों जो लक्षण है ये इसको सबसे ज्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी कारण से जो जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग रूपों में पाया जाता है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे उबड़ खाबड़ भूमि हो गई, उबड़ खाबड़ भूमि हो गई, रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान हो गया, इसके अलावा जलक्रांत हो गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सेम। ठीक है, सेम अगर अपने बागड़ी भाषा के अंदर बात करें सेम, दलदली सी भूमि हो जाती है सेम वाली। तो ऊबड़ खाबड़ भूमि, रेगिस्तान, जलक्रांत, इसके अलावा और बात करें तो पर्वतों की तीव्र ढलान। ठीक है, तो यहां पर पर्वतों की तीव्र ढलान, यहां पर जनसंख्या कम यानी कि विरल या निर्जन का मतलब होता है निर्जन पाई जाती है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर होगा। निर्जन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी वहां पर जनसंख्या ना के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्जन पाई जाती है। ठीक है, यूं नहीं कह सकते भी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, नहीं पाई तो जाती है, बिल्कुल नाम मात्र पाई जाती है। तो ये तो पहली हो गई भी। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, जो जनसंख्या है उसका वितरण जो है वो कम पाया जाता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखो, जैसे नदी घाटियां वह मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, देखो पहली बात के अंदर क्या है, जनसंख्या बिल्कुल कम या निर्जन पाई जाती है। और दूसरे जो क्षेत्र देखो, नदी घाटियां, वह मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है। हम जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं वो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। नदी घाटियां, तो जितनी भी सभ्यताएं सारी की सारी वो किन के किनारे बसी, नदी घाटियों के किनारे। तो इसका मतलब जनसंख्या का जमाव वहां पर क्या रहा, ज्यादा रहा। एक तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक यहां पर है। मैं आपको कह दूं भी आप ऊबड़ खाबड़ भूमि पर रहोगे या फिर मैदानी क्षेत्र में रहोगे, तो आप कहां पर रहोगे, मैदानी क्षेत्र में। आपको कह दूं भी रेगिस्तान में रहोगे या फिर नदी के पास में रहोगे, आप कहोगे, बोलो जी नहीं, रेगिस्तान में तो नहीं रहेंगे, हम तो नदी के पास में रहेंगे, पीने का पानी की भी सुविधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन क्षेत्रों के अंदर जो डिफरेंस जो पाया जाता है, यही कारण है भी जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, असमान है। आगे हम बात करते हैं। देखो, पहला आपको भूमि के बारे में बता दिया, दूसरा इस भूमि के ऊपर जो जनसंख्या का जो वितरण अलग अलग पाया जाता है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर भी, भूमि उपयोग किसे कहते हैं। भूमि उपयोग
देखो पहली बात तो आप साधारण भाषा में समझे भी भूमि उपयोग का मतलब है भी ये जो भूमि है, ये जो ऊपर का पृष्ठ, ये जो भाग है इस धरती का, इसके ऊपर हम जो जो कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य, कोई भवन बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई नहर बना रहा है, कोई उद्योग लगा रहा है, कोई खनन कर रहा है, ये सारे के सारे इसको ही हम क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। यानी कि इस भूमि का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना, उसे हम क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हम लिखते हैं, भूमि उपयोग के अंदर भूमि का, ऐसे लिख देता हूं, अलग अलग कार्यों में उपयोग करना, जैसे खनन, नहर, पुल, सड़क, उद्योग आदि, इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया, इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक, पहली बात देखो, भूमि का अलग अलग कार्यों में उपयोग करना। भाई ये अलग अलग करें, खनन कर रहे हैं, कहीं पर नहर बना रहे हैं, कहीं पर पुल बना रहे हैं, कहीं पर सड़क बना रहे हैं, कहीं पर उद्योग लगा रहे हैं, अनेक प्रकार जितने भी आप नाम ले सकते हो वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, भूमि उपयोग के अंदर आएंगे। यानी कि इस धरती के ऊपर जो कुछ भी मानव के द्वारा जो कुछ भी निर्मित हो रहा है, कर रहा है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, भूमि उपयोग में आएंगे। आगे हम बात करते हैं भी ये जो भूमि उपयोग है इसको प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं, भी यहां पर लिख देता हूं। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। अब देखो भौतिक कारक है, पहले तो दो प्रकार के कारक होते हैं, एक मानवीय कारक होता है और एक भौतिक कारक होता है। मानवीय कार्य के अंदर जिसके अंदर मानव का हाथ होता है और जिसके अंदर प्रकृति का हाथ होता हो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक कारक कहते हैं। जैसे स्थल की आकृति, इसको हम समझते हैं। देखो भी ये जो भूमि का उपयोग कर रहे हैं, ये स्थल की आकृति किस प्रकार से, जैसे मैं यूं कह दूं आपको भी हमें गन्ने का उद्योग लगाना है, गन्ने का भूमि उपयोग के अंतर्गत हमें क्या करना है, गन्ने का उद्योग लगाना है। तो अब ये जो स्थल की आकृति उसे किस प्रकार से प्रभावित करेगी, गन्ने का उद्योग कहां पर लगाएंगे, जहां पर मैदानी क्षेत्र होगा, और जो मैदानी क्षेत्र होगा उस मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, भी गन्ना होगा। ये तो है नहीं भी गन्ना पहाड़ी क्षेत्र के अंदर होगा। तो अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते भी मैदानी क्षेत्र को छोड़कर हम उद्योग कहां पर लगाएं, पर्वतों के ऊपर लगाएं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर लगाएं, तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां की जो आकृति है स्थल की वो अलग है, उबड़ खाबड़ है। इसके बजाय हमें कहां पर लगाना पड़ेगा, सपाट मैदान के अंदर उद्योग लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रभावित करता है। उसके बाद में मृदा है। अब देखो मृदा है, जलवायु भी एक बार मैं लिख देता हूं, दोनों हम साथ में। देखो मृदा किस प्रकार से प्रभावित करता है भी। एक तो मैं आपको यूं कहते हूं, बोले आप कृषि कर रहे हो और आपको कृषि के लिए मैं दो क्षेत्र देता हूं। एक तो कह दूं आपको रेगिस्तान में करनी है और एक आपको कह दूं भी किसी नदी घाटी के पास में करनी है, तो फिर कहां पर करोगे, आप नदी के पास में करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मृदा भी प्रभावित करती है। यानी कि आप किसी काली मिट्टी लाल मिट्टी के मैदान के अंदर खेती करना पसंद करोगे, न कि बलुई मिट्टी के अंदर
पसंद करोगे, क्योंकि वहां पर जो पानी का जो अवशोषण होता है वो ज्यादा होता है, नमी नहीं रख सकता। जबकि इसके एवज में अगर बात करें काली मिट्टी, वो नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसलिए ये तो आप खेती कहाँ पर करोगे, काली मिट्टी के ऊपर करोगे, तो ये भी प्रभावित करता है। दूसरी बात जलवायु की हम बात करें तो जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहां पर फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, जहाँ पर उद्योग लगाएंगे वो भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ये भी प्रभावित करता है। जैसे उद्योग लगाना है, अगर हम उद्योग की बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ की जलवायु के अंदर नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा हो, यानी कि उस जलवायु के अंदर नमी क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो वो क्षमता हमें कहाँ पर मिलेगी, समुद्र के किनारे, या यूं कहूं भी तटीय जो इलाके होते हैं, तटीय इलाके समुद्रों के पास, वहां पर इस प्रकार की जलवायु अधिक होती है जो सूती वस्त्र के लिए लाभदायक होती है। तो आप वहां पर सूती वस्त्र का उद्योग लगाओगे, न कि आप रेगिस्तान में लगाओगे। ये इसके बाद में और हम बात करें तो जल जहां पर जल मिलेगा वहां पर ही आप रहना पसंद करोगे, इसके अलावा आप रहना पसंद नहीं करोगे। जल है तो जीवन है, बात सही है। उसके बाद में हम बात करें मानवीय कारक की, तो ये तो हो गए अपने भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, और दूसरा इसी का स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, मानवीय कारक भी, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक। मानवीय कारक, मानवीय कारक क्या हो गया, जैसे पहला जनसंख्या, जनसंख्या जनसंख्या, और दूसरा प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हो गया। तो ये दो प्रकार के हो गए भूमि उपयोग, यानी कि पहला देखो जनसंख्या, जो जनसंख्या भी भूमि उपयोग, यानी कि एक तो देखो कम जनसंख्या होगी तो वो भूमि का उपयोग क्या करेंगे, कम करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं अपने इसी इलाके के अंदर हम खेती कर रहे हैं, तो जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, खेती को गहन तरीके से करेंगे। उसके अंदर प्रति जो एकड़ है, जो उत्पादन है वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे भी कम से कम खर्चा लगे, और वो सारा का सारा काम किससे करेंगे, हाथों से करेंगे। तो ये भी एक जनसंख्या का महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया भी, आपके तकनीक भी, तकनीक के अनुसार क्या करना है, भूमि का उपयोग करना है। जिस प्रकार की भूमि है उसी तकनीक के अनुसार वहां पर हमें उसका प्रयास करना है भी। ये उद्योग वहां पर कामयाब है, या इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कृषि कामयाब है तो हम वहां पर इस प्रकार की कृषि करेंगे। अगर इस प्रकार का क्षेत्र है जहां पर ना तो कृषि हो रही है ना कोई उद्योग, तो वहां पर वन लाभदायक है तो हम वन का क्षेत्र लगाएंगे। यानी कि तकनीक के अनुसार हमें क्या करना है, वहां पर काम करना है। तो ये तो आपका हो गया भूमि उपयोग का। उसके बाद में हम बात करते हैं भी ये जो भूमि है इसके ऊपर ये अधिकार के रूप में अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार की है, यानी कि यूं कहूं भी, अब आपका ये नेक्स्ट हो गया स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण है दो प्रकार का होता है। एक तो निजी भूमि और दूसरा सामुदायिक या हम कह सकते हैं साझी भूमि। ठीक, ये बस आपका वर्गीकरण है, और इसके बाद के अंदर हम बाकी हम कल करेंगे। छोटा सा एक पॉइंट और बच जाएगा। देखो निजी भूमि, तो ये जो दो प्रकार के है
स्वामित्व के आधार के ऊपर दो प्रकार का वर्गीकरण है। पहला कौन सा है? निजी भूमि। तो ये जो निजी भूमि है इसका मतलब क्या है? जैसे ये कोई भूमि है जिसके ऊपर अधिकार क्या हो, सिर्फ मेरा हो, तो उसको हम क्या कहें? निजी भूमि। तो हम कह सकते हैं अकेले का अधिकार, अकेले का अधिकार, अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं खुद का। ठीक है, ये हो गई बात निजी भूमि के अंदर। दूसरा सामुदायिक या साझी भूमि, जिस पर अधिकार किसका हो? जिस पर अधिकार, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, जिस पर अधिकार सभी का, सभी का समान रूप से, समान रूप से। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? साझी भूमि। जैसे गांव के अंदर तो बोल देते हैं ये पंचायत की भूमि है, जिसके अधिकार किसका होगा? पंचायत का। इसका मतलब क्या हो गया? उस पूरे गांव का अधिकार उस भूमि के ऊपर है। अगर वहां पर किसी ग्राम पंचायत ने जैसे पार्क लगा दिया, उसका प्रयोग कौन करेगा? सारे गांव वाले करेंगे, तो वो कौन सी भूमि होगी? सामुदायिक भूमि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की दो प्रकार की क्या होती है? भूमि होती है। एक निजी भूमि होती है और एक कौन सी होती है? सामुदायिक भूमि होती है। सामुदायिक भूमि के ऊपर जिसका अधिकार होता है सभी का सम्मान होता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट, जो इसी के अंदर एक पॉइंट है, दो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनकी हम बात करेंगे। भी पहली जो बात है, तो इसके अंदर हमें एक छोटा सा टॉपिक है भी पर्यावरण के खतरे कौन कौन से हैं। अल्लाह आपसे हम पूछे पर्यावरण के खतरे। ठीक है, पर्यावरण के प्रमुख है खतरे कौन कौन से हैं, तो आपको कुछ ये नाम याद रखने, जैसे भूस्खलन, स्खलन, मरुस्थलीकरण। इसके अलावा और बात करें तो कृषि निर्माण संबंधी, कृषि निर्माण संबंधी। इसके अलावा और हम बात करें तो सबसे ज्यादा भूस्खलन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, कृषि निर्माण संबंधी कारक हो गए। इसके अलावा मृदा अपरदन। देखो ये क्या है? पर्यावरण के खतरे हैं। आपको सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं, कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन इसका जो लास्ट के अंदर हम भूमि वाला जो पढ़ रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये यहां से आपके प्रश्न भी आ सकता है। और ये जो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, भूमि उपयोग, भूमि का जो हम उपयोग कर रहे हैं, उस उपयोग को करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? उसके देखभाल की, उसके संरक्षण की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भूमि संसाधन, संसाधन का संरक्षण। ठीक है, भूमि संसाधन का संरक्षण हमें किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखो पहली लाइन, अधिक से अधिक वनों को लगाना, यानी कि वनारोपण करना, वनों को लगाना। अधिक से अधिक आपको क्या लगाने हैं? वन लगाने हैं। इसके अलावा दूसरी हम बात करें
तो हम ये जो भूमि है संसाधन के रूप में, इसका हमें बचाना है, तो इसका हमें क्या करना है, सुधार करना है। भूमि का सुधार करना, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो अत्यधिक मात्रा में पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को चराना, पशुचारण नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके देखो, हम बात करें अधिक से अधिक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं वनारोपण, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं भूमि उद्धार और अत्यधिक पशुचारण, ये तो हो ही गया, पशुचारण वाला ही हो गया अत्यधिक। उसके बाद में मैं ऐसे लिख सकता हूं भी भूमि पर कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रासायनिक कीटनाशक, ठीक है। इस प्रकार से इसके अलावा और हम बात करें तो हम कह सकते हैं भी भूमि का सुधार है यहां पे नाम, ठीक है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना, ठीक है। ये हो गए आपके भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में कुछ लाइनें। तो अधिक से अधिक आपको क्या लगाने, वन लगाने, जिससे वातावरण क्या हो, साफ हो। आज आप देख सकते हो कितनी की जरूरत है हमें पर्यावरण की, अच्छा पर्यावरण की। पेड़ पौधों के लिए लोग तरस रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। भूमि का सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं सारा का सारा जहर खा रहे हैं, तभी तो ये जो मृत्यु है ये ज्यादा हो रही है। यानी कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को दौरा हो गया, किसी को कुछ भी हो रहा है, सारा का सारा खान पीन का चक्कर है। अत्यधिक मात्रा में पशुओं को नहीं चराना है, यानी कि हम ज्यादा पशुओं को चराएंगे तो उनके क्या हो जाएंगे, खुर हो जाएंगे, और वहां पर जो घास या वनस्पति है वो उखड़ जाएगी, जिससे मरुस्थलीकरण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। भूमि पर कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए, लेकिन लोग ज्यादा कर रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है, इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से बनाए रखना है। लेकिन हम किस रूप में बनाए रख रहे हैं, कृत्रिम रूप से, जैसे डीएपी डाल दी, यूरिया डाल दी, जिंक डाल दी, सल्फर डाल दी, इस प्रकार से हमें बनाए, वो प्राकृतिक नहीं है। तो ये जो संसाधन का जो संरक्षण है, इसका अगर हम प्राकृतिक रूप से संरक्षण करेंगे तभी कामयाब होंगे। तो आगे हम कल करेंगे, तब तक जय भारत।